रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। श्री सीताराम विवाह उत्सव के उपलक्ष्य में आयोजित होने वाले 43वें रामायण मेला का अनावरण हुआ और जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुख्य अतिथि के रूप में औपचारिक शुभारंभ किए और कार्यक्रम को भी संबोधित किया। हम सब जानते हैं अयोध्या सनातन धर्म की एक पावन पुरी में से प्रथम पुरी है। आज से नहीं, हजारों वर्षों से विश्व मानवता के कल्याण का मार्ग इस पावन धरा ने प्रशस्त किया है। जब हम अयोध्या की बात करते हैं तो अयोध्या तो दुनिया के लिए एक मार्गदर्शक है, एक ऐसी भूमि जहां कोई युद्ध करने का दुस्साहस नहीं कर सकते हो। दुनिया के अंदर वर्तमान में चल रहा जो द्वंद्व है, उस समस्या के समाधान की भूमि है अयोध्या। राग द्वेष से मुक्त, किसी भी प्रकार की अनावश्यक चेष्टा से मुक्त, न केवल व्यक्ति बल्कि समाज और पूरी व्यवस्था कैसे उच्च आदर्शों और मर्यादाओं के द्वारा संचालित हो सकती है, उसकी आदर्श पृष्ठभूमि किसी एक धरा ने रचा था, तो उस धरा का नाम है अयोध्या। ये हमारा सौभाग्य है कि श्री हरि विष्णु जी के अवतार के रूप में मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम ने इसी अयोध्या धाम में महाराज दशरथ के घर में उनके पुत्र के रूप में जन्म लिया। अयोध्या के प्रति उनका क्या भाव है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं। उन्होंने न केवल अयोध्यापुरी के बारे में बल्कि अयोध्या के नागरिकों के बारे में प्रभु का क्या अनुराग है, उनकी क्या कृपा है, ये उन्होंने उस समय भी व्यक्त किया था। याद करिए, अयोध्या ने भले ही उनके साथ न्याय ने किया हो, लेकिन प्रभु ने कभी भी किसी के प्रति कोई ऐसा भाव नहीं रखा। अयोध्या वासियों के प्रति, सनातन धर्मावलंबियों के प्रति उनका भाव तो हर सज्जन पुरुष को, सज्जन को संरक्षण देने का रहा है। उसे उन्होंने हर प्रकार का संरक्षण दिया और यही कारण है कि प्रभु की कृपा से आज एक बार फिर से हमारा अयोध्या धाम आध्यात्मिक रूप से, सांस्कृतिक दृष्टि से एक वैश्विक नगरी के रूप में फिर से अपनी एक नई पहचान के साथ आगे बढ़ रहा है। पूरा देश और पूरी दुनिया आज अभिभूत है अयोध्या के अंदर। याद करिए, जब इस वर्ष के प्रारंभ में जनवरी में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के करकमलों से 500 वर्षों के एक लंबे अंतराल के बाद प्रभु का फिर से राम मंदिर में विराजमान हुआ है। वे फिर से वहां पर प्राण प्रतिष्ठित हुए हैं। आयोजन अयोध्या में था, लेकिन उत्सव पूरे देश के अंदर थे, पूरी दुनिया के अंदर थे। हर सनातन धर्मावलंबी 22 जनवरी 2024 को, हर सनातन धर्मावलंबी गौरव की अनुभूति कर रहा था, प्रफुल्लित था, आनंद की अनुभूति कर रहा था, भाव विभोर था
इस बात के लिए भाव विभोर था कि हमारे पूर्वज जिस कार्य को अपने भौतिक चक्षु से नहीं अनुभव कर पाए, देख पाए, वह हम लोग आज देख रहे हैं, प्रत्यक्ष भी और परोक्ष रूप से भी। दृश्य श्रव्य माध्यमों से उन्होंने उस दृश्य को अपनी आंखों के सामने देखा, सुना और उससे आनंद विभोर होकर के उस कार्यक्रम के साथ जुड़े थे। श्री राम के प्रति हमारा क्या भाव है और भारत का क्या भाव है, इसका एक अनुभव करना हो तो गांव-गांव में संत तुलसीदास जी के द्वारा प्रारंभ किए गए रामलीलाओं का आयोजन और रामलीलाओं के आयोजन के माध्यम से उसकी लोकप्रियता इसका एक उदाहरण है। अगर आपको प्रभु राम के प्रति सनातन धर्मावलंबियों के मन में क्या भाव है, इसका अनुभव करना है तो 1990 के दशक के दौरान जब दूरदर्शन ने रामायण सीरियल प्रस्तुत किया था, क्या दृश्य होता था। कौन ऐसा भारतीय था, कौन ऐसा सनातन धर्मावलंबी था और कौन ऐसा भारतीय था जो रामायण सीरियल को देखने के लिए अपना 1 घंटे का समय आरक्षित करके बैठ न जाता हो। तब टेलीविजन इतने नहीं थे, लेकिन लोग दूर दूर तक जाकर के देखने के लिए जाते थे। ये प्रभु राम के प्रति भारत की सनातन श्रद्धा का प्रतीक है और इसीलिए तो हम कहते हैं, बार बार कहते हैं कि भारत की परंपरा तो उस परंपरा को मानती है कि जाके प्रिय न राम वैदेही तजिए ताहे कोटि वैरी सम यद्यपि परम स्नेही। जिसके मन में भगवान राम के प्रति, मां जानकी के प्रति श्रद्धा का भाव नहीं है, उनके प्रति समर्पण का भाव नहीं है, और कितना भी प्रिय क्यों न हो, उसको एक कट्टर दुश्मन की तरह त्याग देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। और इसीलिए तो 1990 के दशक में राम भक्तों ने नारा लगाया था। तब वेदांती जी भी बहुत जवान थे, अब तो बुजुर्ग हो चुके हैं, लगभग 100 साल के हो चुके हैं। तो अब तो उनके मुंह से बोला नहीं जाता है, देखा नहीं जाता है, लेकिन पहले उस समय जब जवान थे नारा ये लगाते थे कि जो राम का नहीं हमारे किसी काम का नहीं। बहनों और भाइयों, मैं इसलिए भी आज आपके बीच में आया हूं। रामायण मेला 1982 में प्रारंभ हुआ। इससे पहले डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी ने देश के भी अलग अलग भागों में कुछ रामायण मेले प्रारंभ कराए थे, आयोजन प्रारंभ किए थे, रामायण उत्सव के कार्यक्रम प्रारंभ कराए थे। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया इसी अयोध्या जनपद की, आज के अंबेडकर नगर जनपद में उनका जन्म हुआ। बहुत पढ़े लिखे थे, लेकिन मंदिर नहीं जाते थे, प्रवृत्ति से सोशलिस्ट थे, समाजवादी चिंतक थे। उन्होंने कहा था, जब उनसे एक बार पूछा गया कि इतनी विषमता के बावजूद उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम, रंग रूप, भेष भाषा, खान पान, रहन सहन सब कुछ अलग अलग होते हुए भी भारत एक कैसे है। तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने उस पत्रकार को बहुत गौर से देखा और कहा, एक ही बात कही। उन्होंने कहा, याद रखना, मैं मंदिर नहीं जाता,
लेकिन मेरा एक दृढ़ विश्वास है, जब तक भारत की आस्था भारत के 3 आराध्य देवों के प्रति, श्री राम, श्री कृष्ण और भगवान शिव के प्रति जब तक इसकी आस्था बनी रहेगी, तब तक भारत का कोई बाल बांका नहीं कर पाएगा। उधर कुवैत के विदेश मंत्री अब्दुल्ला अली अल याहया दिल्ली पहुंचे, जहां विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अब्दुल्ला अली अल याहया के साथ में दिल्ली में प्रतिनिधिमंडल स्तर की बैठक की। बैठक के में दोनों देशों के बीच में व्यापार, निवेश, ऊर्जा, सूचना प्रौद्योगिकी, सांस्कृतिक और राजनयिक क्षेत्रों में संबंधों को मजबूत करने पर चर्चा की गई। Our two countries, Excellency, enjoy long-standing friendship, as I said, and it's really, in our case, centuries old, and we are committed to strengthening our bilateral ties across various domains, including trade, investment, energy, IT, cultural, consular, and I look forward to discussing some of that with you. Our Prime Minister, Shri Narendra Modi, had met His Highness the Crown Prince of Kuwait on the margins of the UN General Assembly, and that meeting, I think, imparted a fresh momentum in our bilateral relations. The fact that we are meeting twice in the space of 4 months also says something about our commitment really to take the relationship to a higher level. I also want to emphasize, Excellency, that our vision for 2047, which is 100 years of our independence, which we call Viksit Bharat, Developed Bharat, and Kuwait's Vision 2035, I think provides us both with higher aspirations for which we would be working and refashioning our relationship. And definitely we hope that the volume and quality of our interactions reflect that higher vision where we want to go. The Indian community in Kuwait, which is, Excellency, as you know, 1 million strong, has been a living bridge between our two countries. I thank you for taking care of them, even in good times, but as the Prime Minister told you, especially during the COVID, we are really very, very appreciative. Today we have an opportunity to take stock of our relationship, to conclude an MOU on the joint commission for our cooperation, and expand our joint working groups so that it reflects the entirety of our relationship. We will also have a chance to exchange views on the regional and international situation. And I would share with you, Excellency, that the situation in the Middle East, in West Asia as we call it, is a matter of very deep concern. And we certainly, it's a subject on which I think it's important that India and Kuwait communicate with each other and work together. I congratulate you on the successful holding of the GCC summit this week in Kuwait, and we also look forward to your support and leadership in strengthening our relations with GCC. So once again, a very, very warm welcome back, and I look forward to a very productive discussion. Thank you, Your Excellency. First of all, I would like to thank you for the invitation, and I would like to also thank you for the chance of meeting the Prime Minister Modi, which we think one of the wise person worldwide. And I think, I'm sure that the Prime Minister put India in a better level, and I'm sure he will continue for that. Your Excellency, it's a great honor to be here in the great city of New Delhi. The historic ties between the State of Kuwait and Republic of India span centuries of mutual friendship and cooperation. These deep roots relation have evolved into a great partnership across many issues between Kuwait and India over the past decades, which I think over the past centuries, not a decade,
We have involved in our partnership and the bilateral relationship between the Kuwait and India. It's a significant growth, and we look forward to advancing them further into strategic partnership. India is a very important partner, and we count on our relation, and I'm sure that we will continue with our plan. I think the Joint Committee will solve many issues between Kuwait and India, and I think we can draw a roadmap between Kuwait and India, and we can proceed as fast as we can. उधर गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सब जूनियर और जूनियर और सीनियर आयु वर्ग के बालक बालिकाओं के लिए उत्तर प्रदेश ग्रामीण खेल लीग 2024-25 के अंतर्गत जिला स्तरीय प्रतियोगिता का शुभारंभ और ब्रह्मलीन परम पूज्य महंत अवैधनाथ महाराज सक्षम अखिल भारतीय प्राइजमनी पुरुष कबड्डी प्रतियोगिता 2024 के विजेताओं को पुरस्कार वितरण किया। कि फाइनल मैच को कुछ देर तक मुझे देखने का अवसर प्राप्त हुआ। उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश की टीम ने कितना शानदार खेल का प्रदर्शन किया था और कितनी अच्छी प्रतिस्पर्धा दोनों में चल रही थी। मैं इस अवसर पर विजेता टीम को तो बधाई देता ही हूं, साथ साथ उप विजेता टीम को भी हृदय से उनका अभिनंदन करता हूं एक शानदार खेल के लिए। वास्तव में खेल हम सबको न केवल खिलने के लिए बल्कि फलने और आगे बढ़ने के लिए भी एक नई प्रेरणा प्रदान करता है। याद रखना, प्रधानमंत्री जी ने यही बात कही थी कि जो खेलेगा वही खिलेगा और जो खेलेगा वही फलेगा भी और वही बढ़ेगा भी। और इसी को प्रोत्साहित करने के लिए उन्होंने देश के अंदर अनेक खेल कार्यक्रमों को आयोजित और उसके प्रोत्साहन के लिए कार्यक्रम चलाए। खेलो इंडिया खेलो का कार्यक्रम रहा हो, फिट इंडिया मूवमेंट का कार्यक्रम रहा हो, सांसद खेलकूद प्रतियोगिता का कार्यक्रम हो, या फिर हर जनपद स्तर पर साई के सेंटर स्थापित करके स्पोर्ट्स से जुड़े हुए भारत सरकार के सेंटर स्थापित करके खेल और खेल गतिविधियों को आगे बढ़ाने, खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए किए जाने वाले कार्यक्रम, जहां पूरी प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़े हैं, वहीं राज्य के अंदर भी खेल और खिलाड़ियों के लिए खेल गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के लिए उसके बुनियादी आधारभूत सुविधाओं के लिए खेल का मैदान, मिनी स्टेडियम और आज की वैश्विक प्रतिस्पर्धा के अनुरूप इंफ्रास्ट्रक्चर दे सके, इसके लिए कार्यक्रम युद्ध स्तर पर आगे बढ़ रहे हैं। खेल विभाग हो या युवा कल्याण विभाग, निजी खेल संस्थाएं हो, उन सभी को प्रोत्साहित करने के लिए कार्यक्रम आगे बढ़ाए जा रहे हैं। और मुझे प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश खेल विभाग गांव से लेकर के प्रदेश स्तर तक के प्रत्येक खेल की प्रतियोगिता को आगे बढ़ाने के लिए अब ग्रामीण लीग खेल प्रतियोगिता को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहा है। हम विधानसभा स्तर पर विधायक खेलकूद प्रतियोगिता को भी प्रोत्साहित करेंगे। मैं सभी मान्य विधायकों से इस बात का आह्वान करूंगा कि अपने अपने विधानसभा क्षेत्र के अंदर अलग अलग खेलों से जुड़े हुए खिलाड़ियों के लिए प्रतियोगिता का आयोजन करें। ग्राम पंचायत स्तर पर, न्याय पंचायत स्तर पर, ब्लॉक खंड स्तर पर, विधानसभा स्तर पर, और फिर वही जब जनपद स्तर पर हो वही सांसद खेलकूद प्रतियोगिता में परिवर्तित हो जाए। ये चीजें आगे बढ़ेंगी और इन्हें प्रोत्साहित करने के लिए हम लोगों ने अब प्रदेश के अंदर निजी संस्थाओं को जो स्पोर्ट्स एकेडमी संचालित करते हैं उन्हें शासन के स्तर पर प्रोत्साहित करने के लिए भी अपनी नीति में संशोधन किया और संशोधन करने के साथ साथ यह भी सुनिश्चित किया कि हम उन्हें तो सहायता देंगे ही,
साथ साथ जो खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में, वर्ल्ड चैंपियनशिप में, ओलंपिक में, कॉमनवेल्थ में, एशियाड में या फिर नेशनल गेम्स में। उधर नई दिल्ली में एसोचैम इंडिया के भारत 100 शिखर सम्मेलन में विदेश मंत्री एस जयशंकर प्रसाद शामिल हुए। Benefits of openness. Of course we got benefits of openness. But that same openness also became goods which were produced by non-market economies, goods which were subsidized, to actually be, for those goods to be sent to India, and that is a competition which I would regard as an unfair competition. Our concerns today is how do we actually ensure that our MSME sector is actually protected from unfair competition. Now, what is the situation today in the world? I think even before November meaning जो election अभी अमेरिका में हुआ था, but even before November, I think there were a lot of serious problems in the world economy. And these problems are visible in different countries in different ways. Across countries, the manufacturing sector has been hit. MSME sector has been particularly hit. MSMEs have found it very difficult to deal with unfair competition in open economy. So, the challenge which today, either you stop the unfair competition or you close the economy. Nobody wants to close the economy. So we have to find some solutions to deal with that unfair competition. And you can find that solution partly defensively, partly by support companies. So I would say, how to make it easier to do business, how to, improve credit support to companies, how to reduce bureaucracy, how to improve logistics, all this is part of how to actually support industry in this country. Now, I also want to say one other thing, sometimes people say, wo manufacturing ka zamana chale gaya, that is for China, we can never compete, etc. If we do not have manufacturing, have technology, जिस आदमी को, जिस देश को मैन्युफैक्चरिंग की समझ नहीं है, how will they have the industrial climate to understand technology? If you don't understand technology, this era of AI, this era of space, this era of drones will miss out on it. So I would say today it is absolutely as one of the top priorities of the Modi government that we have to push manufacturing in this country. We have to create more manufacturing zones. We have to improve logistics. We have to make ourselves more competitive. And I think we have made progress, but there is one last comment. You said what are the opportunities? Because mostly I've spoken about challenges. I think there are opportunities. There is going to be in supply chain in the world, there is going to be some shifts. After January, what will be the old equations may not be the same. There may be opportunities. There will also be some challenges for us. But overall, I would say, how can we make ourselves more efficient, more. फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।